छोटे से गांव में अपनी सास और पति के साथ रहती थी और वहीं पर फूल माला बनाकर थोड़ी बहुत पैसे कमाती थी। एक शाम सोनी अपनी फूल माला बेचने के बाद घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में बहुत सारी राखी दिखाई देती है और वो राखी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, बाजार में राखी बिकने लग गई। मेरे तो ध्यान से ही निकल गया था। इस बार तो पक्का बुलाऊंगी उपेंद्र को। इतने साल हो गए, आ नहीं पा रहा था। इस बार ये राखी मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। सोनी काफी खुश थी और घर जाने लगती है। सोनी को देखकर उसकी सास रज्जो उससे बोलती है, अरे सोनी बहू, क्या बात है, इतने खुश है? जरूर कोई बड़ी बात होगी ना। हाँ माँ जी, बड़ी बात तो है। रक्षाबंधन आने वाला है और देखना, इस बार उपेंद्र जरूर आएगा। बहू, तू पिछले 5 साल से यही मांग रही है कि इस बार तेरा भाई जरूर आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अरे तू मान क्यों नहीं लेती कि शहर जाकर तेरा भाई तुझे भूल गया है, वो अपनी दुनिया में मगन हो गया है। माँ जी, मैं आपकी बात जरूर मान लेती अगर वो सच होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उपेंद्र अपनी दीदी को कभी नहीं भूल सकता है। आप देख लेना, इस बार उपेंद्र पक्का आएगा। सोनी कई दिनों तक बहुत खुश थी रक्षाबंधन को लेकर। ऐसे ही एक दिन सोनी घर के पुराने सामान देखने लगती है। तभी सोनी की नजर अपने भाई की तस्वीर पर पड़ती है और सोनी की आंखें भर आती है। जब से शादी हुई है तब से तो उपेंद्र मुझसे मिलने ही नहीं आया, ना ही फोन करता है। पिछले 5 सालों से मैं ही हमेशा उससे कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। वो तो मुझसे बात करना ही नहीं चाह रहा। कहीं इस बार भी वो मुझे मना ना कर दे, कोई बहाना ना बना दे। अरे कोई बात नहीं, भाई तो मेरा ही है। वो जरूर काम की वजह से नहीं आ पा रहा होगा। मैं अगर इस बार उसे पहले ही याद दिलाऊंगी तो वो पक्का आएगा। सोनी कुछ देर बाद अपने भाई उपेंद्र को कॉल करती है। उपेंद्र मुंबई में अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता है। पार्वती सोनी का कॉल रिसीव करती है। अरे पार्वती भाभी, मैं सोनी बोल रही हूँ। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? क्या काम है जो कॉल किया? भाभी, आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? आपको अच्छा नहीं लगा क्या कि मैंने कॉल किया? अरे कोई काम होगा ना, इसीलिए फोन किया। वो बताओ क्या काम है? वो मुझे अपने भाई से बात करनी है। उपेंद्र से बात हो जाएगी? तभी वहां पीछे से उपेंद्र आता है और पार्वती से बोलता है, अरे पार्वती, क्या हुआ? किसका फोन आया है? ये लो, तुम्हारी बहन का ही कॉल है, कर लो बात। दीदी, कैसी हो आप? इतने दिनों के बाद फोन किया। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तो बस मैं तुझे बहुत याद करती हूँ और अब रक्षाबंधन भी आने वाला है। इस बार तो तू आ रहा है ना? देख, 5 साल से मैंने अपने भाई को देखा नहीं है। मैं बहुत याद करती हूँ तुझे। देखने का मन है तुझे। राखी बांधनी है। इस बार आएगा ना? दीदी, वो देख भाई, मुझे पता है तू काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है और अपने परिवार को संभालता है, लेकिन साल में राखी का त्योहार एक बार ही तो आता है और उसमें भी अगर मेरा भाई मेरे पास नहीं हो तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है। इस बार मना मत कर मेरे भाई, मेरा बहुत मन है। मैं बहुत समय से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं आऊँगा। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। हर बार मेरी कलाई पर राखी रहती है। पिछले 5 साल से सूनी कलाई देखकर मैं भी खुश नहीं था। आप चिंता मत करो दीदी, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, अब तो बस मुझे रक्षाबंधन का ही इंतजार रहेगा। उपेंद्र की बात सुनकर पार्वती का मुंह बन जाता है और पार्वती गुस्से में बोलती है, ये क्या है? तुम्हें पता है ना उपेंद्र, तुम्हारी बहन कैसी है? उसे जरूर किसी चीज की मदद चाहिए होगी। और तुम्हें क्या जरूरत है अपनी बहन से मिलने जाने की? अपना परिवार क्या दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा नहीं है, मैं तुम सबका भी बहुत ध्यान रखता हूँ। लेकिन सोनी दीदी का मेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? और वैसे भी 5 साल से मैं अपनी बहन से मिला तक नहीं हूँ। मुझे भी तो मिलने का मन करता है ना। अगर इस बार मैं रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने चला गया तो इसमें क्या हो जाएगा? जब कुछ होना ही नहीं है वहां जाकर तो जाना ही क्यों है? कहीं मत जाओ। मैं कभी भी तुम्हारी किसी बात के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन से मिलने जाऊँ। अब अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ तो मतलब जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे क्या। उपेंद्र अपनी पत्नी के मना करने के बाद भी अपनी बहन से मिलने जाने की ठान लेता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रक्षाबंधन के त्योहार से 2 दिन पहले ही
उपेंद्र पार्वती के साथ ट्रेन में गांव जाने के लिए निकल जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। दीदी कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। इतने सालों बाद हम भाई बहन मिल रहे हैं। आज तक कभी मुझे रक्षाबंधन की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। उपेंद्र को इतना खुश देखकर ट्रेन में उपेंद्र के सामने बैठा आदमी उससे बोलता है। अरे भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो? और मैं कब से देख रहा हूँ कि आप खुद से ही बात किए जा रहे हो। क्या बात है? भाई साहब, मैं 5 सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ और रक्षाबंधन भी है, तो खुशी क्यों ना हो। अच्छा, तो ये खुशी एक भाई की है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कुछ देर बाद उपेंद्र का स्टेशन आ जाता है और फिर उपेंद्र वहां से बस लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। गांव जाने के बाद उपेंद्र अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे अपनी बहन सोनी दिख जाती है। सोनी तुरंत जाकर अपने भाई को गले लगा लेती है। आखिरकार तू आ ही गया मेरे भाई, मैंने तेरा बहुत इंतजार किया। तू कितना पतला हो गया है, पहचान में भी नहीं आ रहा। मैंने तेरे लिए वैसे ही राखी रखी है जैसी तू बचपन में मांगता था। अरे तू चुप क्यों खड़ा है? और मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोल ना। अरे दीदी, बोलने तो दो। चलिए घर चलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। दोनों भाई बहन घर जाते हैं। सोनी आरती की थाली लाती है और अपने भाई की आरती उतारने के बाद राखी बांधते हुए सोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर उपेंद्र बोलता है। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया ना। हाँ आ गया, लेकिन कितना इंतजार करवाया अपनी बहन को। तुझे पता है ना मैं तुझे कितना याद करती हूँ। जब तक मैं तुझे नहीं देख लेती मेरा कहीं मन ही नहीं लगता था। हाँ दीदी, मुझे भी पता है। और इतना इंतजार करवाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने भी आपको बहुत याद किया। दोनों भाई बहन बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां उन दोनों की पड़ोसन सरिता आ जाती है। वही मैं सोचूं कि आज इतना समय बाद में सोनी की हंसने की आवाज क्यों आ रही है। अब समझ आया, उपेंद्र आया है ना। भाई के आने के बाद घर में खुशियां आ ही गई। हाँ काकी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो मेरा भाई उपेंद्र आया है। इतने समय से मैंने अपनी बहू को इतना खुश कभी नहीं देखा जितनी खुशी आज है। उपेंद्र, हमें यहाँ से निकलना है। जो भी बात करनी है कर लो, बाद में मत बोलना कि समय कम पड़ गया ये वो। अरे चलो सब खाना खा लेते हैं। काकी आओ ना, आप भी हमारे साथ खाना खा लो। सब लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद में समय होने लगता है और पार्वती उपेंद्र वहां से जाने लगते हैं। दीदी, इतने दिनों बाद आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं कब मिलना होगा, लेकिन आज का दिन बहुत ही यादगार रहा। जब भी मौका मिले आते रहना, तेरी दीदी यही है। सोनी उपेंद्र और पार्वती को बस के पास छोड़कर जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी बहुत ही तेजी में उपेंद्र की तरफ आ रही होती है। लेकिन गाड़ी वाले की आंखों पर एक अजीब सी रोशनी आ जाती है और वो गाड़ी दूसरी तरफ कर लेता है और पेड़ में जा टकराता है। सब लोग उस गाड़ी वाले को बाहर निकालते हैं। सोनी गाड़ी वाले से कहती है, भैया आप ठीक तो है ना? आप ये कैसे गाड़ी चला रहे थे? वो मेरी गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया था, रुकी नहीं रही थी, कहीं भी जा रही थी। वो तो इनके हाथ में कुछ बंधा है जिसकी चमक मेरी आंखों में गई, और मैंने अचानक से गाड़ी को दूसरी तरफ किया तो वो चली गई और पेड़ से टकराकर रुक गई। हाथ पर तो राखी है, इसका मतलब दीदी आज आपकी राखी ने ही उपेंद्र की जान बचा ली। मैंने कभी इस रिश्ते को इतना सम्मान नहीं दिया, लेकिन रक्षाबंधन वाकई में भाई की रक्षा के लिए ही बना होता है, और बहन की भी। रक्षाबंधन ऐसे ही नहीं कहते हैं इसे, इसमें भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करते हैं। मैंने राखी बांधी और राखी में लगी सितारों की वजह से इन भाई साहब ने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ लिया। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के बाद मैं कभी उपेंद्र को नहीं रोकूंगी आपसे मिलने के लिए, बल्कि अब तो मैं खुद ही लाऊंगी यहाँ आपके पास राखी बंधवाने को। वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसके बाद पार्वती भी अब इस त्योहार की अहमियत समझ जाती है। दौलतपुर गांव में रमेश अपनी 10 साल की बेटी चंदा के साथ रहा करता था। रमेश की पत्नी का कुछ सालों पहले देहांत हो चुका था और रमेश मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रहा था। हालांकि रमेश का भाई महेश और उसका परिवार उसके घर के पास में ही रहा करते थे, लेकिन महेश की पत्नी लीला को चंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
अरे चंदा, कहाँ थी? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। वो पिताजी, मैं तो गाय के लिए चारा लेने गई थी, बस उसी में थोड़ा लेट हो गई। आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। और तू इतना काम क्यों करती है? मैं आकर चारा ले आता। कोई बात नहीं पिताजी, आप भी तो काम पर से आकर थक जाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। और मुझे तो अब ये सब काम करने की आदत हो गई है। अरे रमेश, तेरी बेटी पढ़ने लिखने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद इसके हाथ पीले करवाने पड़ेंगे, वरना जैसे ये पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहती है, उस हिसाब से ये घर में नहीं टिकने वाली। तुम भी क्या बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? अरे हमारी चंदा तो तुमसे भी ज्यादा काम करती है। सुबह शाम का घर का खाना बनाना, खेतों से चारा लाकर गाय को खिलाना, यह सब कर लेती है हमारी बिटिया। और तुम तो बस घर के कामों में ही थक जाती हो। ठीक है, तुम घर जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। चंदा बहुत ही मेहनती थी। सुबह शाम घर का काम करने के बाद गाय को चारा डालकर भी चंदा अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल ही लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा समय के साथ बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसका काम करने का तरीका नहीं बदलता। सुबह शाम खाना बनाना, शाम में खेतों से चारा लाकर गाय भैंसों को खिलाना, ये सब चंदा किया करती थी। चंदा, तुम्हें कितनी बार मना किया है, शाम के समय जंगल में अकेली मत जाया कर। मैं तो कुंती काकी के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गई थी। क्यों पिताजी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कल से लकड़ियां मैं ही लाया करूंगा, और गाय भैंस के लिए चारा भी खेत से मैं ही लाने जाऊंगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे जंगल और खेत जाने से मना कर रहे हैं? रमेश चंदा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वहीं रमेश के जाते ही लीला वहां आती है और चंदा से कहती है, तुझे पता नहीं है, सारा गांव तेरे बाप पर थू थू कर रहा है। और गांव वाले तो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी जवान लड़की हो गई है, लेकिन अभी तक जंगल जाकर लकड़ियां लाती है और खेत में घंटों बिताती है। जरूर पापा के कान आपने ही भरे होंगे। मैं तो काम से खेत में जाती हूँ और जंगल भी काम से ही जाती हूँ। न जाने आप लोगों के दिमाग में क्या ही चलता है। हाँ, तो अब तेरे बाप ने मना कर दिया है तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही अब तेरे पिता तेरे हाथ पीले करवाने वाले हैं। ये सुनकर चंदा को काफी बुरा लगता है कि कैसे गांव के लोग और उसकी चाची उसके पिता के कान भर रही हैं, लेकिन जल्द ही चंदा के लिए रिश्ता आता है। चंदा बिटिया, बाहर लड़के वाले आए हैं, सर पर दुपट्टा डालकर अच्छे से बाहर आ जा। रुक, मैं तेरी चाची को भेजता हूँ। अरे मैं आ ही रही थी, जा तू बाहर जाकर लड़के वालों को देख, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे सही से सर पर चुन्नी डाल और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। लड़के की माँ चंदा को देखकर उसके हाथ से चाय की ट्रे लेकर नीचे रख देती है और चंदा को बैठने के लिए कहती है। क्या नाम है और कितनी पढ़ी लिखी हो? जी चंदा नाम है और कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, खाना पीना बनाना जानती हो और शादी के बाद घर तो संभाल लोगी ना? अरे घर तो हमारी चंदा खूब अच्छे से संभालना जानती है। शाम में जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती है और खेतों से गाय भैंस के लिए चारा भी यही लाती है। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन काम करने में इससे तनिक भी शर्म नहीं। हर काम को बड़ी ही मेहनत से करती है। क्या? जंगल जाकर लकड़ियां काटना, खेत जाकर चारा लाना, इतनी बड़ी होकर ये सब करती है? अब क्या करे, बेचारी की माँ नहीं है तो उसे ही ये सब काम करना ही पड़ेगा ना। देखिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी सुशील हो, लेकिन बिन माँ की बेटी है और पिता इसके घर पर ज्यादा समय रहते नहीं, खेतों में आना जाना है। खैर, हम सोच कर बताते हैं। इतना कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद लीला भी वहां से ये कहकर चली जाती है कि
अरे रमेश, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि लड़की जवान हो रही है, खेत जंगल मत जाने दिया कर। और बिन माँ की बेटी है तो लोग गलत समझते हैं। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, खेतों में जाने की तुझे जरूरत नहीं। घर में रहकर घर का काम कर, कॉलेज जा, बस इतना ही। बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। अब अगले दिन लड़के वाले चंदा से शादी के लिए इनकार कर देते हैं। रमेश को इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए अब दूसरा रिश्ता तलाशता है। और करीब 10-15 दिन बाद चंदा के लिए एक और रिश्ता आता है। देखिए जी, मैं लड़के की बड़ी बहन हूँ। मैंने ही अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मैंने ही घर की अपने भाई की जिम्मेदारी उठाई है। मेरा भाई तो बहुत समझदार और मेहनती है। जी, मेरी भी पत्नी का देहांत चंदा के 5 साल की उम्र में ही हो गया था। ठीक है, वैसे लड़की पढ़ी लिखी कितनी है और घर परिवार तो अच्छे से संभाल लेगी ना? अभी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल सकती है। पढ़ी लिखी तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है मेरे देवर जी ने अपनी लाडली बेटी को। मैंने तो पहले ही मना किया था, पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा समय अपने ससुराल को नहीं संभाल पाती। ये तो आप सही कह रही हैं जी। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है लड़की? कॉलेज में है और आगे भी पढ़ने की सोच रही है, लेकिन मैंने कहा अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ज्यादा और पढ़ लिख लिया तो लड़का भी नहीं मिलेगा। देखो, हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। कल को मेरे भाई को छोड़कर चली गई तो हम रिश्तेदार समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी संस्कारी है उतनी ही समझदार भी है। पढ़ाई लिखाई तो मैंने इसलिए करवाया कि कल को कोई दिक्कत ना हो। अब ये रिश्ता भी लीला की वजह से टूट जाता है। लीला और महेश दोनों ही खुश होते हैं कि उसने अपने भाई की बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और चंदा के चाचा चाची की वजह से उसकी शादी टूटती रहती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं चंदा के इस रिश्ते को भी तोड़वा दूंगी। मैं भी तो यही चाहता था, रमेश की बेटी का रिश्ता टूट जाए। और तुमने लड़के वालों के सामने जो भी बोला सही बोला। रमेश बार बार अपनी बेटी के लिए रिश्ता ला रहा था और किसी न किसी कारण लीला उस रिश्ते को तोड़वा दिया करती। रमेश अब काफी परेशान हो जाता है। ये देख चंदा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? चलिए चलकर खाना खा लीजिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो खुद चलकर आ जाएगा। हाँ बेटी तो सही कह रही है। जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अब तो सब महादेव पर छोड़ दिया है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रमेश के घर गांव के पंडित जी आते हैं। अरे ओ रमेश, कैसा है? घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ पंडित जी, सब अच्छे हैं। बताइए कैसे आना हुआ आपका? मैं तो जरूरी काम से आया हूँ। जिस गांव में पूजा करवाता हूँ वहाँ के सेठ धनी राम ने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी चंदा से तय करवाने की बात करी है। दरअसल उन्होंने आपकी बेटी को कॉलेज जाते हुए देखा था। यह आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? सेठ धनी राम जी तो इतने धनी हैं कि वह अपने बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ला सकते हैं। तो भला मुझ गरीब पर इतनी मेहरबानी क्यों? धनी राम बेशक धनी है, लेकिन उन्होंने हमेशा से अपने परिवार को जोड़ कर रखा है और वो अपनी बेटी को बहू के रूप में एक कैसी लड़की चाहते हैं जो संस्कारी और समझदार हो। और शायद चंदा बिटिया में उन्हें यह सारे गुण नजर आए। कल वह चंदा बिटिया को देखने आ रहे हैं। पंडित जी की बात महेश सुन लेता है और वो जल्दी से ये सारी बातें घर जाकर अपनी पत्नी लीला को बता देता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने चंदा के लिए एक भी रिश्ता तय नहीं होने दिया है और अब सीधा चंदा के लिए धनीराम सेठ के बेटे का रिश्ता आया है।
ये रिश्ता भी मैं तुड़वा कर रहूंगी। जाइए, दौलतपुर और खुशीपुर दोनों गांव के बीचों बीच पड़ने वाला बांध काट दीजिए, जिससे पानी बहने लगे और रास्ता बंद हो जाए। लेकिन मैं ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये काम आप रात में करेंगे और सावधानी से। अब अगले दिन रमेश सारी तैयारी के साथ सेठ धनीराम के परिवार और सेठ के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ सेठ और उसके परिवार दौलतपुर गांव के बांध पर पहुंचते हैं तो उन्हें बांध कटा हुआ मिलता है, जहां गांव के लोग मौजूद होकर बांध को ठीक करने में लगे थे। लेकिन बांध को ठीक करने में समय लगने वाला था। अरे भाई साहब, यह बांध कब तक ठीक हो जाएगा? हमें आगे गांव में जाना था। अरे सेठ जी, इसे ठीक होने में तो पूरा दिन लगेगा। यहाँ के लोग खुशीपुर गांव और खुशीपुर गांव के लोग दौलतपुर गांव में नहीं आ पा रहे। अच्छा ठीक है, लगता है दूसरे समय पर आना पड़ेगा। इतना बोलकर सेठ और उसका परिवार लौट जाता है और महेश बहुत खुश होता है। इधर रमेश सेठ के आने का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से शाम हो जाती है और लड़के वालों की कोई खबर नहीं आती। चंदा बिटिया, एक कप चाय बना ला। लगता है हम गरीब से पंडित जी मजाक कर गए। जी पिताजी, अभी लाई आपके लिए चाय। चंदा अब कुछ देर बाद ही रमेश के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी वहां पंडित जी भी आ जाते हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए, बैठिए। अरे वो चंदा बिटिया, पंडित जी के लिए चाय बना के लेती आना। माफी चाहता हूँ बेटा, आज सेठ जी गांव नहीं आ सके। तुम्हें पता ही होगा, गांव का बांध किसी ने काट दिया है, जिस वजह से आने जाने का रास्ता बंद है। लेकिन सेठ जी ने बिटिया के लिए शगुन के तौर पर यह सामान भेजा है। अब ये रिश्ता पक्का समझिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि गांव का बांध टूटा पड़ा है, और यह शगुन देने की इतनी भी क्या जल्दी थी। मिलकर सब कुछ हो जाता। सेठ ने शगुन के तौर पर चंदा के लिए सामान तो भिजवा ही दिया था और कुछ समय बाद ही सेठ धनीराम रमेश के घर आता है और रिश्ता पक्का हो जाने के कुछ समय बाद ही अपने बेटे कुलदीप की शादी गरीब रमेश की बेटी चंदा से खुशी खुशी करवा देता है।